Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जीएस 3 में ही हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं और साइंस एंड टेक को भी हम इसी पेपर में कवर करते हैं। तो जब हम एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं सो वी विल सी दैट हाउ दीज टू थिंग्स कम टुगेदर। व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्लेज इन एग्रीकल्चर एंड हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प एग्रीकल्चर। ये पूरा का पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाउ अगर हम यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें सो एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ एक्सपेंसिव। नाउ वी आर सीइंग दैट कि एक जब हम बात करते हैं इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर की तो चाहे वो एरिया की बात हो, स्पेस की बात हो, स्कोप की बात हो, तो इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वी नो दैट द मेजर पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो अलॉन्ग विद दैट इट इज़ कॉन्स्टेंटली एडवांसिंग, एक्सपेंसिव भी है और एडवांस भी कर रहा है। एंड इन दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर what we will focus on today is that we need some climate resilient technologies. हमें climate resilient technologies चाहिए। Why? Because we are seeing that climate change हो रहा है, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कुछ एरियाज़ में फ्लड लाइक कंडीशंस आ रही हैं, कुछ एरियाज़ में एक्सट्रीमली ड्राई और सेमी एरिड कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं। सो देयरफॉर राइट नाउ विद दिस चेंजिंग क्लाइमेट सिनेरियो अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोडक्टिव रखना है तो वहाँ पे हमें क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करना होगा। सो विद दिस such kind of technologies these are picking up a lot in developing countries as well. इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके चाहे हमारे पास किसी भी तरह का क्लाइमेट वेरिएबल क्यों ना हो स्टिल वी विल बी एबल टू हैव हायर प्रोडक्टिविटी। हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की हेल्प से हायर प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं कीपिंग टैकलिंग द क्लाइमेटिक वेरिएबल। सो दिस सेक्टर इज कॉन्स्टेंटली इन अ चर्न बिकॉज जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं इट इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेट। सो इट इज़ वन सच सेक्टर जिसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट का और जिससे बचने के लिए, जिससे ओवरकम करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करें सो वी आर सीइंग दैट बहुत अच्छी हम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इरिगेशन सेक्टर में वी आर इम्प्रूविंग। सिमिलरली फर्टिलाइज़र्स का जो यूज़ है उसकी बात करें सो देन ऑल्सो वी आर मेकिंग इमेंस इम्प्रूवमेंट्स इन दैट। एंड इंडिया इज़ कॉन्स्टेंटली रेजिंग द बार व्हेन इट कम्स टू क्रॉप कल्टिवेशन में भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर रेजिंग द बार एंड अलॉन्ग विद दिस आवर प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग। So either be it crop cultivation or be it crop production, we are raising the bar. Now, हमने अभी तक अगर हम देखें तो जो एग्री टेक को हम यहाँ पे एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इनको आपस में मिलाकर हम इसे क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज एग्री टेक। तो अभी तक अगर हम एग्री टेक की इन्वेस्टमेंट देखें तो इट इज़ समवट अराउंड $1.6 बिलियन। $1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एग्री टेक को मिल चुकी है टिल 2021 एंड दीज डेज इवन वी आर सीइंग दैट कि जो टेक स्टार्टअप्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में उनका भी बहुत बड़ा जंप देखने के लिए मिल रहा है। कुछ 300% का जंप टेक स्टार्टअप्स का आया है फॉर द एग्री टेक सेक्टर। टोटल फंडिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है इन द लास्ट 2 years। सो डेफिनेटली नाउ एग्रीकल्चर कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी, एग्री टेक इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग हैंड फॉर इंडियाज़ एग्रीकल्चर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एग्री टेक को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले why it is
पर्टिनेंट टुडे कि हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चरल सेक्टर में लेकर आएं। क्या ज़रूरत है टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ लिंक करने में? अब एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने होगा कि हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। हमने हमारी लास्ट वीडियो में माल्थुसिन ट्रैप को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ये बात की थी कि अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो जो डिमांड है फूड के लिए वो भी इंक्रीज़ करेगी। सो एट वन साइड द डिमांड फॉर द फूड इज़ ग्रोइंग, लेकिन दूसरी साइड पे जो हमारी सप्लाई साइड है वहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रेंट रहता है। हमारा जो लैंड है जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, ये लिमिटेड है। आप इस लैंड के ऊपर अनलिमिटेड फूड ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज लैंड इटसेल्फ इज़ लिमिटेड। एंड साथ ही में हमारे जो फार्मिंग इनपुट्स हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ये सब भी लिमिटेड है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट्स आते हैं, डिमांड फूड की बढ़ती जा रही है। अब अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन देखें, सो राइट नाउ बाय 2050 our world population is on track to reach the mark of 9.7 billion. हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 9.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी by 2050. So this will require somewhat around 70% increase in calories available for consumption. 70% increase in calories. So इसे लेकर अगर हम देखें तो जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है जिससे कि हम इन कैलोरीज को जनरेट करेंगे वो भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो फूड सिक्योरिटी खतरे में है। ये जो एडिशनल 70% इंक्रीज कैलोरीज का आएगा, इसे लेकर आने में जो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगी, इनपुट जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। यहीं पे अगर हम एक बड़े फैक्टर की बात करें विच इज़ वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर में आपको वाटर चाहिए। एंड जब हम वाटर का स्टेटस देखते हैं तो बाय 2030 द वाटर सप्लाई विल फॉल बाय 40%। वाटर सप्लाई इज 40% शॉर्ट। जो हमारे ग्लोबल वाटर नीड्स हैं उसे मीट नहीं कर सकते ऑलरेडी। बाय 2030 दिस विल बी 40% लेस। फिर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एनर्जी, लेबर और जो न्यूट्रिएंट कॉस्ट है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। सो यहाँ से अगेन हाउ वी विल जनरेट द एडिशनल कैलोरीज फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। वाटर का कंस्ट्रेंट यहाँ पे आ गया। फिर लैंड, जो हमारे पास, एक तो देखो सारा का सारा लैंड एरेबल नहीं होता, लेकिन जो एरेबल लैंड है जहाँ पे कल्टीवेशन की जा सकती है, जो फर्टाइल लैंड है जहाँ पे कल्टीवेशन की जा सकती है, दैट इज ऑल्सो डिग्रेडेड। अबाउट 1/4 ऑफ आवर अरेबल लैंड इज डिग्रेडेड। लैंड जो कि पहले से ही एक लिमिटेड रिसोर्स है, जितना लैंड हमारे पास प्रेजेंट है उसमें भी हमने 1/4 डिग्रेड कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू रीस्टोर इट, ताकि हम वहाँ पे क्रॉप्स को सस्टेन कर पाएँ। पहले हमें हमारे इस डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करना होगा। इसीलिए हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं कि हमें इसे लिमिट करना है, हमें लैंड को रीस्टोर करना है, बिकॉज लैंड इटसेल्फ इज ए लिमिटेड रिसोर्स। फिर जो बात हमने पहले की थी वो तो है ही, आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और लगातार जो इन्वायरमेंटल प्रेशर्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग और इस क्लाइमेट चेंज का अल्टीमेटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है। देयर इज अ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दीज कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, और इस इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से जो सोशल प्रेशर है, देखो इन्वायरमेंटल प्रेशर बढ़ा, इस इन्वायरमेंटल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है, इस इकोनॉमिक कॉस्ट पे करने की वजह से हमारा जो सोशल प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। एंड नाउ वी आर इंक्लूडिंग द पुश फॉर मोर एथिकल एंड सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस।
हमने फार्म एनिमल वेलफेयर के स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर दिया है. वी आर टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल्स एंड वाटर इन आवर फार्मिंग प्रैक्टिसेस. फिर कोविड-19 हमें बहुत कुछ सिखा गया. कोविड-19 क्राइसिस ने रादर ये जो चैलेंज हमारे सामने है, एग्रीकल्चर जो चैलेंज फेस करता है, उसे और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया. Now when it comes to agri sector, we need to think about the efficiency of the agriculture, how efficient our practices are. We need to see the resilience of our crops, climate resilient कितना है. अगर एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं तो उसे फेस करने के लिए हमारी क्रॉप्स में रेजिलियंस कितनी है. देन वी विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन एज वेल. डिजिटाइजेशन एंड हियर व्हाट इज अनदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज बीइंग एजाइल. जो एग्रीकल्चर है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एजाइल, एजिलिटी अनकाउंटेबल. सो दिस इज समथिंग that we need to focus on. इस एजिलिटी के अंदर जिसमें हम कहते हैं we need to move quickly and easily and faster, हमें एग्रीकल्चर की एजिलिटी को बढ़ाना होगा along with increasing the sustainability of agriculture. When we see the lower sale volume, this has again pressurized the margins, and this is exacerbating the need for the farmers to contain the cost further. तो इस ग्लोबल पैंडेमिक में, कोविड-19 में मैनुअल लेबर के ऊपर काफ़ी रिजिलियंस रही, रिलायंस रही रादर, एंड दिस फर्दर अफेक्टेड द फार्म्स. ऐसे फार्म्स जहाँ पे जो वर्क फोर्सेज हैं उनको मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस देखनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस. So to address these kind of forces which ultimately are poised to further roil the industry, agriculture should be embraced with latest technologies. इन सभी चीज़ों को हम latest technology के use के साथ ही address कर पाएंगे. And this is the reason why it is very much pertinent today that we use technology in our agriculture. And this is not something new. अगर हम देखें तो over the period of time technology evolve हुई है, and over a period of time technology के साथ हमारा जो agriculture है वो भी shape up हुआ है, especially over past few decades. We have made some significant advancements in our technology. Farming innovation it kind of started to pick up during the second half of 20th century when we are moving towards the beginning of 21st century. जब हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, 1960s में आती है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति. Now this program was spearheaded by Dr. Norman Borlaug. Dr. Norman Borlaug was the spearheading this program. इस प्रोग्राम में ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स को यूज़ किया गया, बट बोरलॉग ने कहा दैट वी नीड टू स्टार्ट अ ग्रोइंग प्रोसेस जिसमें जो प्लांट्स हैं उनको न्यू इरिगेशन और न्यू क्रॉप मैनेजमेंट टेक्निक्स में इवॉल्व करना होगा. एंड इसीलिए बाय 1960s इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया, एंड इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, जहाँ पे वीट की न्यू वैराइटीज़ को ऐड किया गया विद इरिगेशन, विद फर्टिलाइजर्स, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ाई गई. वी ऑल सॉ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. Today's situation of food security is somewhat provided us by the green revolution. Then in 1974 we had new herbicide. A new herbicide which was basically using glyphosate as an active ingredient was developed. तो बेसिकली ये एक ग्लाइफोसेट बेस्ड हर्बिसाइड था विच वॉज यूज्ड बाय द फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड, जिससे कि क्रॉप्स के अंदर जो वीड्स होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता था. और ये जो ग्लाइफोसेट बेस्ड हर्बिसाइड्स थे, दे मेड देयर वेज इनटू द लॉन्स, इनटू योर गार्डन प्रोडक्ट्स, एंड इसे यूज़ करके लैंड ओनर्स वीड्स को कंट्रोल करते थे, साइड वॉक्स में ना हो, ड्राइवेज में ना हो, गार्डन्स में ना हो.
तो अगेन व्हेन यू आर यूजिंग द ग्लाइफोसेट बेस्ड हर्बिसाइड, you're using a technology and it improved agriculture. फिर 1975 में रोटरी कंबाइंस वर इंट्रोड्यूस्ड. ट्विन रोटर सिस्टम आता है, एक कंबाइन आती है विच वॉज क्रिएटेड बाय द स्पेरी न्यू हॉलैंड. तो इसमें क्या था, इस कंबाइन में, टू रोटर सिस्टम कंबाइन में क्या था कि जो क्रॉप्स थी उनको कट किया जा रहा था and along with this they were separated in one pass only. एक ही बार जाने में क्रॉप्स भी कट रही हैं, they are also getting separated. कॉर्न की बात करें तो it is not only separated from the husk and the ear but it also shielded the kernels and they chopped into the stalks also. जो शेल्ड कर्नल्स थे स्टॉक्स में चॉप किया गया and this saved time, energy, resources. उसके हस्क और एयर को सेपरेट कर दिया, कर्नल्स को शेल आउट कर दिया, स्टॉक्स को चॉप कर दिया एक गो में. सो इट डेफिनेटली सेव्ड टाइम फॉर द फार्मर्स, एनर्जी एंड देयर रिसोर्सेज ऑल्सो. तो ये जो रोटरी कंबाइंस जो इंट्रोड्यूस होती हैं, सो दिस वाज ऑल्सो अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. फिर इसके बाद 1982 में फर्स्ट GM प्लांट सेल आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट सेल आता है. साइंटिस्ट वर वर्किंग एट दिस कंपनी, Monsanto company, and this was the first in the world who were basically genetically modifying a plant cell. तो they used an agrobacterium, उन्होंने agrobacterium यूज किया जिससे कि पेटूनिया प्लांट के अंदर एक न्यू जीन इंट्रोड्यूस किया और विद इन 5 years रिसर्चर्स ने इसे आउटडोर ट्रायल्स के लिए प्लांट किया और उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज आते हैं विच वर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, वायरसेस एंड अदर क्रॉप प्रोटेक्शन सोल्यूशंस एज वेल. तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एक टेक्नोलॉजिकल स्टेप है टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर. फिर 1994 में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एडवांसेस हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए एंड दिस वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सैटेलाइट वाज यूज्ड टू सी द फार्म्स फ्रॉम ओवरहेड. ये एक न्यू पर्सपेक्टिव था, एक ऐसी इंसाइट यहाँ से मिली कि जिस नज़रिए से पहले फील्ड्स को नहीं देखा था, अब इससे फील्ड की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सकता है बेटर तरीके से. नेक्स्ट सीजन के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, फार्म डाटा यूज़ किया जा सकता है. सैटेलाइट्स को यूज़ किया गया फॉर एडवांसिंग फार्मिंग. फिर 1996 में फर्स्ट GMO क्रॉप आती है जो कि कमर्शियली अवेलेबल होती है. तो बहुत टेस्टिंग, सेफ्टी परफॉर्मेंसेस के बाद फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रो क्रॉप्स आती हैं विच वर मेड अवेलेबल फॉर फार्मर्स. कॉटन को डेवलप किया गया कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द डैमेजिंग इंसेक्ट. सोए क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया alongside crop protection solution. It also enabled the farmers to target the invasive weeds, जो कि वो वीड्स लैंड, वाटर, सनलाइट, सॉइल न्यूट्रिएंट्स के लिए आपकी नॉर्मल क्रॉप के साथ compete कर रहे थे, उनको टारगेट करने के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस आए. अगेन यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. फिर हम देखते हैं 2000s का टाइम आता है. सॉफ्टवेयर और मोबाइल डिवाइसेस फार्मर्स को मिलते हैं और इन्हें यूज़ करके हार्वेस्टिंग में किस तरह बेटरमेंट आ सकता है उसको लेकर काम हुआ. द फार्मर्स दे स्टार्टेड कैरिंग दे मोबाइल डिवाइसेस, अपने कोलीग्स के साथ वो कनेक्टेड रहते थे जब वो फील्ड में होते थे. नाउ दे हैड डाटा ऑन द गो. It also had the unprecedented ability to order seed and fertilizer at any time or any place. कहीं से भी आपको कोई सीड चाहिए, कोई फर्टिलाइज़र चाहिए, आप ऑर्डर कर दीजिए. कोई स्मॉल होल्डर फार्मर के पास भी क्रूशियल एक्सेस था when it comes to agronomic advice. Along with this, fair market pricing होती है ताकि जो लाइवलीहुड है प्रोटेक्टेड रहे.
So now the farmers are using mobile phones and the softwares. So now they have real time data. Farmers better informed decisions ले पाएंगे ताकि वो अपने resources को और sustainably use कर पाएं. With such kind of detailed insights into their field, farmers can even track the amount of carbon they store in their soil. And this is very critical in terms of fighting the climate change. So this happened in the 2000s. This is a scenario of 2000s where we can use the various softwares and mobile phones जिससे real time data आ रहा है. Farmers are making informed decisions. You can even track the amount of carbon that is stored in their soil. And when it comes to 2020, this is the age of artificial intelligence, machine learning, automation. So all of these are emerging technologies. Analytics, connected sensors, AI, machine learning. So we can use these emerging technologies जिससे कि हम एग्रीकल्चर की यील्ड और इंक्रीज कर सकते हैं. We can improve the efficiency of water and other inputs as well. And this will help to build sustainability and the resilience across the crops. Crops cultivation में resilience, sustainability हम यहाँ से लेकर आ सकते हैं and the same can be applied to animal husbandry as well. तो ये जो digital innovations हैं, this can help to improve plant breeding. तो एप्लीकेशन अगर आप इसकी सोचेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, दे आर एंडलेस. यू कैन कंबाइन डाटा एनालिटिक्स, इसे आप हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोसेस से कंबाइन कर दो. शॉर्ट स्टेचर कॉर्न को डेवलप किया गया था ताकि एक आइडियल हाइट मिल सके टू अवॉइड द ग्रीन स्नैप. और परफेक्टली इक्विपमेंट के अंदर, कंबाइन के अंदर वो आ जाए ड्यूरिंग हार्वेस्ट. ये भी एक बड़ा स्टेप था जिससे कि जो फूड लॉस होता था फील्ड्स में उसे रिड्यूस किया गया है. सो येस, इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, नाउ द फ्यूचर इज ऑफ इंडोर वर्टिकल फार्म्स. दिस इज द न्यू फ्यूचर इन फार्मिंग, इंडोर वर्टिकल फार्म. The farmers are exploring the potential of indoor growing spaces. एक तो क्रॉप्स जो है वो इंसुलेट हो जाएंगे इन्वायरमेंटल प्रेशर से, पेस्ट, डिजीज, कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. इंडोर फार्म्स के साथ फार्मर्स को भी दे कैन ग्रो कंसिडरेबली लेस लैंड एंड फार फ्यूअर रिसोर्सेज. बहुत ही कम लैंड यूज़ करके, बहुत कम रिसोर्सेज यूज़ करके इंडोर फार्मिंग की जा सकती है एंड इट कैन चेंज द एंटायर प्रोस्पेक्ट वेयर ह्यूमैनिटी कैन ग्रो फूड. ऐसा ही एक क्लोज्ड लूप सिस्टम डेजर्ट से पायलट किया गया है, जिसे आवर माराना ग्रीन हाउस. ये एक लोकल अर्बन एरियाज में, इवन स्ट्रेटोस्फेयर में एक फंडामेंटल एडवांसमेंट नेसेसरी किया गया है जिससे कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर हम अर्थ के ऊपर ड्राइव कर सकें. एंड वी ऑल्सो नीड टू एक्सप्लोर डीपर इनटू द स्पेस एज वेल. तो all of these were the examples that yes, we have used technology in the past and this is what we need in the present, and along with the future of the indoor vertical farms, technology plays a very important role when it comes to agriculture. कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इंडियन फार्मर्स अडॉप्ट कर सकते हैं. सबसे पहले तो लैंड प्रिपरेशन बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है क्योंकि इससे एक सॉइल बेड मिलता है जहाँ पे सीड्स को प्लांट किया जाए. तो प्लांटेशन से पहले भी, सीड्स को प्लांट करने से पहले वाला स्टेप है लैंड प्रिपरेशन. लैंड को प्रिपेयर किया जाता है कि वहाँ पे सीड को सो किया जाए जिससे कि हाई यील्ड आए. तो इसके लिए मशीनरीज़ को यूज़ किया जाए. जो लैंड मशीन्स हैं, लैंड टिलर्स हैं, लेवलर्स हैं, प्लोज हैं, इनको यूज़ किया जाए. एक तो इससे जो फार्मर का एफर्ट है वो डिक्रीज होता है. The amount of effort that farmer has to invest in the land preparation, that will be reduced. And farmers, they often face such issues, when they are, preparing the land, when they are plowing it.
स्पेशली इन द स्कॉचिंग हीट। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि फिजिकल एबिलिटी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी व्हेन इट कम्स टू सेल्फ प्लोइंग, तो कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे लैंड एडिक्वेटली टिल्ड नहीं होता एंड देयरफॉर सोइंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो लैंड प्रिपरेशन में मशीनरी का यूज़ करना। फिर सीडिंग मैनेजमेंट। अब देखो वैसे इजी टास्क लग सकता है, सीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें आपको इंश्योर करना होगा कि जो सॉइल है वो नरिश्ड है, उसे प्रॉपर इरिगेशन मिल रही है एंड विल हैव टू रिड्यूस एनी क्रॉप रेजिड्यू एज वेल। तो यहाँ पे आप सीडिंग मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करें विच विल मेक श्योर कि जो फर्टिलाइज़र है, जो सोइंग प्रोसेस है, वो साथ की साथ होती रहे। इट विल परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस, जिससे कि जो मैन पावर की डिमांड है वो रिड्यूस होगी एंड इट कैन ऑल्सो केटर डिफरेंट क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड मेज। तो सीडिंग मैनेजमेंट में भी हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। एंड देन we need to manage the crop residues as well. Sowing process does not end the work of the farmer. जब तक वहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू स्वीप ऑफ नहीं होता, फील्ड रेडी नहीं होगी। सो देयर आर मेनी मशीन्स विच हेल्प इन डूइंग सो। सो द रेजिड्यू नीड्स टू बी क्लीन्ड ताकि जो सॉइल बेड है उसको नेक्स्ट सोइंग सीजन के लिए आप प्रिपेयर कर सकें। तो हमें इस तरह की मशीन्स की ज़रूरत है जो कि रेजिड्यू को क्लॉ आउट कर सके, बाहर निकाल सके। अब फॉर एग्जांपल वीट है, पेडी है, इनके स्ट्रॉस को रिमूव करना एक बड़ा टास्क है, क्योंकि फील्ड्स में क्रॉप रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। सो अल्टीमेटली फार्मर्स बर्न द क्रॉप रेजिड्यूज विच रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की मशीन्स होंगी जिससे कि हम रेजिड्यूज को क्लॉ आउट कर पाएंगे, इट वुड बी अ वेरी बेटर सोल्यूशन। सो वी नीड टू यूज सम स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जिससे कि हम फार्मर्स की हेल्प कर सके दैट दे कैन यील्ड बेटर प्रोड्यूस एंड बाय दिस दे कैन रेज देयर इनकम एज वेल। एंड दिस कैन स्पेशली हेल्प द स्मॉल स्केल फार्मर्स विद देयर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। बट देर आर सम चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज बाय द फार्मर। अब इतनी सारी एग्जाम्पल्स हमने इस वीडियो में देखी, तो इट इज़ फॉर श्योर कि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी बेनिफिशियल for agricultural sector, but there is still a long way to go because there are something that runs in this arena which is not accessible and even not affordable very easily, especially in सभी टेक्नोलॉजीज़ को अफोर्ड करना by a small and marginal farmer ये उतना easy नहीं है। Moreover, there is uncertainty that rests with the amalgamation of technology with traditional practices, जिसकी वजह से एक रिलक्टेंस आती है। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा नेटवर्क उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो इंटरवेंशन है, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे नीड टू फोकस ऑन दीज इश्यूज एज वेल। इनकी एसेसिबिलिटी, इनकी अफोर्डेबिलिटी, इनकी रिलक्टेंस, इनको लेकर जो रिलक्टेंस है, हमें इन्हें कम करना होगा। सो डेफिनेटली द फ्यूचर सीम्स ब्राइट व्हेन वी टॉक अबाउट द यूज ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, but it is also very wise to tread the water slowly and carefully because education is also important. With education we can go a long way towards ensuring the farmer security. So yes, it is pertinent today that we incorporate technology in today's agriculture. We have seen how technology has contributed to agriculture, and same is the potential for the future as well. राइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने एग्री और एग्री टेक की यहाँ पे बात की है। आई होप यू विल यूज सम ऑफ द लेसन्स लर्न फ्रॉम दिस डिस्कशन इन योर एग्रीकल्चरल आंसर एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।